व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुलदीप ने यूपीएससी का इंटरव्यू दे दिया है, बट उसकी माँ कोमा में चली जाती है। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि कुलदीप अपनी माँ की वजह से काफ़ी दुखी है, लेकिन आज उसका रिजल्ट का दिन था। तो टीवी में हम न्यूज़ देख पाते हैं कि कुलदीप कुमार ने रैंक नंबर 1 से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। मतलब अब वो एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। और टीवी में यह न्यूज़ देख रही थी सानवी चौहान भी, जो कि अपने पुलिस वाले पति के साथ थी। अब कुलदीप तो काफ़ी खुश था। वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और वो खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है, लेकिन उसकी माँ जो कि कोमा में थी, वो कुछ बोल नहीं सकती थी, ना कुछ देख सकती थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सुन रही थी। और इस खुशखबरी को सुन के उसकी माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कुलदीप अपनी माँ से कहता है कि मैंने दिन रात तैयारी की, दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, ताकि मैं आईएएस ऑफिसर बन पाऊँ, और तुम उठकर मुझे गले लगा लो। तो अब मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ, तो अब मुझे उठकर गले लगा लो। लेकिन तभी अचानक कुलदीप की माँ की मौत हो जाती है, और इस हादसे के बाद कुलदीप बिल्कुल टूट जाता है। अब उसकी लाइफ में खोने को कुछ नहीं बचा था। मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी, इतना सब कुछ पाने के बाद भी उसने सब कुछ खो दिया। अब हम सानवी चौहान को देख पाते हैं, जो कुलदीप के बारे में सोच रही थी, और वो इतना परेशान हो गई थी कि वो अपनी बाइक निकाल कर बाहर घूमने चली जाती है, और वह कुलदीप के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। फिर थोड़ी देर बाद वह घर वापस आ जाती है, और वापस आकर अपने पति यानी पुलिस वाले को गले लग जाती है। इन दोनों में भी इमोशनल अटैचमेंट होने लगा है। फिर हम चौहान जी को देख पाते हैं, जिनको खुशखबरी मिलती है कि जो गांव के अंदर नदी का घाट था, वह अब उसके हाथों में आ चुका है। लेकिन साथ ही चौहान को पता चलता है कि कुलदीप कुमार अब कलेक्टर बन चुका है, और अब वह सब कुछ बदलने वाला है। और यहाँ दूसरी तरफ कुलदीप जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था, उस कोचिंग सेंटर में कुलदीप को बधाई दी जाती है। और अब कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है, और अब कुलदीप जो कि एक कलेक्टर बन चुका था, वह दोबारा से अपने गांव में जाता है। यहाँ पर उस नदी के पास जाता है जिसके जरिए नाव में चढ़कर वो कॉलेज जाया करता था। और अब जब वो कलेक्टर बन चुका है, तब वो चाहता है कि नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाए। और जैसे हमने बताया कि यह वाला घाट अब चौहान के हाथों में है, तो कुलदीप आसानी से उसके ऊपर ब्रिज तो नहीं बना सकता। फिर भी चौहान जी को, जो कि मंत्री को, अपने घर बुलाता है, और मंत्री से कहता है कि देखो जो अभी कलेक्टर बन चुका है, देखो जो अभी कलेक्टर बना है कुलदीप कुमार, उसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, तो तुम कुलदीप कुमार को यहाँ से कहीं और ट्रांसफर करवा दो। बट मंत्री कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, चाहे मैं अपनी पूरी ताकत लगा लूं, लेकिन मैं कुलदीप कुमार का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। चौहान जी कहते हैं कि ठीक है, फिर निकल जाओ, अगर तुम मेरे किसी काम में नहीं आए तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद मंत्री सीधे मिलने जाता है कुलदीप कुमार से, और सीधे कुलदीप कुमार को एक ऑफर दे देता है। मंत्री जी कहते हैं कि देखो, तुम और मैं दोनों एक ही जाति के हैं, और दोनों का मकसद एक ही है, चौहान का सर्वनाश। तो क्यों ना हम साथ मिलकर चौहान का नाश करें। लेकिन कुलदीप कुमार कहता है कि मैं अपना बदला खुद से लूँगा, इसमें मैं आपकी मदद क्यों लूँ। तो मंत्री जी कहते हैं कि नदी के पास जो आप ब्रिज बनाना चाहते हैं, वो इतना भी आसान नहीं है। चौहान इतनी आसानी से वहाँ पर ब्रिज बनाने नहीं देगा, लेकिन अगर मैं आपका साथ दूँ तो कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर कुलदीप कुमार कहता है कि मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे करूं। तो मंत्री जी कहते हैं कि ठीक है, आप मेरी बेटी माला से शादी कर लीजिए। और इतना बड़ा ऑफर, कुलदीप काफी सोच में पड़ जाता है। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप पहले आराम से सोच लीजिए और फिर आप मुझे बता दें। हम मंत्री जी की बेटी माला को देख पाते हैं, जो कि काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह कुलदीप से शादी करना नहीं चाहती थी। माला अपने पिता से कहती है कि मैं कुलदीप से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उसको जानती नहीं हूँ। लेकिन माला के पिता समझाते हैं कि देखो, कुलदीप काफी अच्छा लड़का है, और वह अब एक आईएएस ऑफिसर है, और अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो हमारा पावर भी बना रहेगा। यह सुनने के बाद माला अपने पिता को मना कर देती है। फिर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम बस एक बार उससे मिल लो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो भी ठीक है। और फिर दूसरे ही दिन माला कुलदीप से मिलने जाती है। दोनों एक दूसरे से छोटी मोटी बातें करते हैं। फिर माला कुलदीप से पूछती है कि आप तो मुझे जानते ही नहीं, तो फिर आप मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। तब कुलदीप कहता है कि जानकर तो बहुत कुछ कर लिया जाता है, और अब सब कुछ समय के हिसाब से होगा। समय के हिसाब से हम दोनों भी एक दूसरे को जान लेंगे। और इतना कहने के बाद कुलदीप अब शादी के लिए तैयार था। लेकिन माला की बातों पे और माला की बातों से भी हम समझ पाते हैं कि शादी के लिए वो भी तैयार है। दूसरी तरफ हम सानू को देख पाते हैं, जो कि उसकी दोस्त का कॉल आता है, और पता चलता है कि कुलदीप शादी करने वाला है।
और इतना सुनने के बाद सानवी पहली बार कुलदीप के बारे में सोचती है और थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो अपने पति के गले लगकर रोने लग जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि सानवी और उसके पति के बीच अब इमोशनल अटैचमेंट बनने लगा है। अब हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि कलेक्टर बनने के बाद अब अपने बड़े घर में रह रहा था, लेकिन अब कुलदीप के पिता थोड़े से पागल हो चुके थे। मतलब उनको थोड़े से मेंटल इशू हो रहे थे, वो छोटी मोटी बातों को भूलने लगे थे। अब यहाँ पर कुलदीप के भैया राजा भैया भी बैठे हुए थे। राजा भैया कुलदीप से कहते हैं कि भाई गांव पे जो तुम्हारा घर है क्या उसे दोबारा से बनवा दे। लेकिन कुलदीप कहता है कि वो घर अभी नहीं बनेगा, उस घर को जलाने वाले लोगों का सर्वनाश होगा, यानी जब चौहान का नाश होगा तब कुलदीप अपने उस गांव वाले घर को दोबारा से बनवाएगा। अब हम मंत्री को देख पाते हैं और वो ये सोच रहा था कि कुलदीप अब इसका दामाद बनने वाला है। तोहफे के रूप में यह कुलदीप को क्या दे रहा है, बस एक छोटा सा ब्रिज। अब मंत्री सोच रहा था कि नहीं, कुलदीप को मुझे कुछ बड़ा देना चाहिए, बड़ा गिफ्ट। लेकिन इस मंत्री के मन में क्या चल रहा था यह तो हमें पता नहीं चला। दूसरे ही दिन हम मंत्री जी के एक आदमी को देख पाते हैं। यह आदमी नाव में बैठा था और नाव में छेद कर देता है, और जैसे ही गांव के बहुत सारे लोग नाव में बैठते हैं, यह मंत्री का आदमी नाव से बाहर चला जाता है। यानी वो चाहते थे कि नाव डूब जाए और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सबकी मौत हो जाए, और यह सब कुछ शायद मंत्री जी ही करवा रहे थे। थोड़ी देर बाद कुलदीप के पास खबर पहुंचती है कि गांव के नदी में नाव डूबने की वजह से बहुत लोगों की मौत हो गई है। तो अब कुलदीप फटाफट यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी। और तब यहाँ पर चौहान भी आते हैं, और चौहान यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि उसी घाट में इतने सारे लोगों की मौत हुई थी, तो इस घटना का आरोप इनके ऊपर न लग जाए, यह सोचकर चौहान जी थोड़ा सा डरा हुआ थे, थोड़ा सा डर रहे थे। तो अब आगे क्या होने वाला है यह तो हमें नहीं पता। मुझे लगा था कि यह स्टोरी अब खत्म हो जाएगी, बट नहीं, यहाँ तो रुकने का ही नाम नहीं ले रही। खैर जो भी हो, बाकी की कहानी हम जानने के लिए अगला एपिसोड का इंतजार करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले।